नॉर्मल रिएक्शन क्योंकि वो ऊपर चढ़ा रहा है बेटा, सो वी आर वर्किंग अगेंस्ट ग्रेविटी, वर्किंग अगेंस्ट ग्रेविटी, तो वर्क डन तो हमारा माइनस में आएगा, ठीक है। अब नॉर्मल जो रिएक्शन है ऑन इंक्लाइंड प्लेन क्या हो जाएगा, ये आपका n इज इक्वल टू हो जाएगा mg cos थीटा, और ये किसके बराबर हो जाएगा, cos थीटा है, cos 60 डिग्री हो जाएगा। cos 60 डिग्री क्या होता है, 1/2 होता है। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, 1 इंटू, क्योंकि 10 उसने बोल दिया है भाई g को हमें 10 ही लेना है, तो 10 इंटू cos 60 यानी कि 1/2 इज इक्वल टू 1 इंटू 10 इंटू 1/2 इज इक्वल टू आपका 5 आ गया। 5 क्या आया, नॉर्मल आया, नॉर्मल यानी कि नॉर्मल फोर्स आया। अब हम जानते हैं, या नॉर्मल रिएक्शन बोल दो, जो भी मन बोलो। अब हम फ्रिक्शनल फोर्स देखेंगे। फ्रिक्शनल फोर्स वो क्या होता है बेटा, वो होता है F इज इक्वल टू म्यू एन नॉर्मल के साथ, यानी कि मैं ये भी कह सकती हूँ कि म्यू क्या है हमारा 0.1, नॉर्मल अभी मेरा 5 निकला, तो क्या हो गया 0.5 न्यूटन हो गया कि नहीं बता। अब इसने बोला है जो वर्क डन अगेंस्ट फ्रिक्शन फोर्स, वर्क डन अगेंस्ट फ्रिक्शनल फोर्स, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, W इज इक्वल टू F डॉट डिस्प्लेसमेंट, तो यानी कि 0.5 इंटू 10 10 मीटर का ही कर रहा है ये, तो क्या आ जाएगा 5 जूल आ जाएगा कि नहीं, और ये 5 जूल नेगेटिव में होगा क्योंकि वो अगेंस्ट द ग्रेविटी कर रहा है। क्लियर, मतलब वो कह रहा है कि वेल से जैसे पानी हम लोग खींचते हैं बकेट में डाल के ऊपर, तो ये जो लिफ्टिंग कर रहे हैं बकेट को आउट वेल से रोप के द्वारा, क्या ये वर्क डन नेगेटिव है, क्योंकि जब हम लोग अपवर्ड डायरेक्शन आपका फोर्स खींच रहे हैं, क्योंकि मेन जो है वो अपवर्ड ले जा रहा है, साथ ही साथ आपका जो डिस्प्लेसमेंट हो रहा है बकेट का वो नीचे से ऊपर की तरफ आ रहा है, दैट मींस डिस्प्लेसमेंट इज आल्सो एन अपवर्ड डायरेक्शन, सो माय वर्क डन विल बी पॉजिटिव। सो फर्स्ट स्टेटमेंट इज रॉन्ग। अब नेक्स्ट स्टेटमेंट देखते हैं, वर्क डन बाय अ ग्रेविटेशनल फोर्स इन लिफ्टिंग अ बकेट आउट ऑफ द वेल बाय अ रोप टाइड इन द बकेट इज नेगेटिव। वर्क डन बाय द ग्रेविटेशनल फोर्स, उस वक्त क्या बोल रहा है, मैन वर्क कर रहा है, अब ग्रेविटेशनल फोर्स वर्क कर रहा है, तो ग्रेविटेशनल वर्क तो नीचे की तरफ करता है, खींचता है, लेकिन मेरा वर्क डन ऊपर की तरफ हो रहा है, तो ऑब्वियस ही बात है ये नेगेटिव ही होगा, ग्रेविटेशनल फोर्स तो नेगेटिव ही होगा। क्लियर है। नेक्स्ट देखते हैं, वर्क डन बाय फ्रिक्शन ऑन अ बॉडी स्लाइडिंग डाउन इन एन इंक्लाइंड प्लेन, स्लाइडिंग डाउन इन एन इंक्लाइंड प्लेन इज पॉजिटिव, मतलब फ्रिक्शन जो लगेगा वो मोशन का ऑपोजिट रहेगा, तो ये स्टेटमेंट गलत है। फिर नेक्स्ट स्टेटमेंट क्या दिया है, वर्क डन बाय एन अप्लाइड फोर्स on a body moving on a horizontal plane with uniform velocity is 0। वर्क डन यूनिफॉर्म वेलोसिटी 0 है, जबकि वो एक रफ हॉरिजॉन्टल पे चल रहा है। गलत है ये स्टेटमेंट भाई, गलत। देखो ये क्या कह रहा है कि वर्क डन बाय एन अप्लाइड फोर्स ऑन अ बॉडी मूविंग ऑन अ रफ हॉरिजॉन्टल प्लेन विथ यूनिफॉर्म वेलोसिटी इज 0। कैसे 0 हो जाएगा, कैसे 0 हो जाएगा, आपको जो वर्क डन करना है क्योंकि वो रफ सरफेस पे मूव कर रहा है, तो हम हमेशा पॉजिटिव वर्क डन करवाएंगे जिससे कि हम आगे की तरफ मूव कर सके, क्योंकि फ्रिक्शन तो पीछे की तरफ लग रहा है रफ सरफेस के कारण, और हम मूव आगे की तरफ कर रहे हैं, तो वर्क डन तो हमारा 0 आ ही नहीं सकता ना। समझ गए बात को। नेक्स्ट वाला पढ़िए कि वर्क डन बाय द एयर रेजिस्टेंस ऑन एन ऑसिलेटिंग पेंडुलम इज नेगेटिव। एयर रेजिस्टेंस के द्वारा जो वर्क डन हो रहा है पेंडुलम के ऊपर, वो क्या कारण बताएंगे कि भाई हमारा जो एयर रेजिस्टेंस वर्क डन करवाएगा वो नेगेटिव करवाएगा, क्योंकि भैया हमें तो वो एयर रेजिस्टेंस फोर्स बाहर आगे की तरफ जाना है, पर हम खींच के वापस उसे मेन पोजीशन पे ला रहे हैं, तो इसलिए नेगेटिव होगा। सही है स्टेटमेंट, मतलब बी और ई सही है, बाकी सब गलत है। बी और ई के एक वन एंड पे एक मास बांधा गया जिसकी मास m है, एंड व्रिल्ड अराउंड अ हॉरिजॉन्टल प्लेन, दैट मींस एक हॉरिजॉन्टल प्लेन के अराउंड उसे व्रिल्ड किया जा रहा है विद अ कांस्टेंट एंगुलर वेलोसिटी, मतलब एंगुलर वेलोसिटी जो है वो कांस्टेंट है। द इलोंगेशन ऑफ द स्प्रिंग इज 1 सेंटीमीटर, इफ द एंगुलर वेलोसिटी डबल्स द इलोंगेशन इन द स्प्रिंग इज 4 सेंटीमीटर। मतलब ऐसे नॉर्मल अगर देखा जाए स्प्रिंग की लेंथ तो वो 1 सेंटीमीटर है, लेकिन जैसे ही हम उसकी एंगुलर वेलोसिटी को डबल कर देंगे तब वो क्या हो जाएगी 5 सेंटीमीटर, ठीक है। तो द ओरिजिनल लेंथ ऑफ द स्प्रिंग क्या होगी, ओरिजिनल लेंथ ऑफ द स्प्रिंग क्या होगी, चलो इसको सॉल्व करते हैं। चलो क्वेश्चन नंबर 1, सो व्हाट आई विल से कि मास ऑफ द स्प्रिंग जो है, मास ऑफ स्प्रिंग ये क्या है आपकी m है, ठीक है। एंगुलर स्पीड क्या है, एंगुलर स्पीड बेटा जी वो आपकी ओमेगा है, ठीक है। तो मान लेते हैं कि लेट द नेचुरल लेंथ जो है वो आपकी l है और इलोंगेशन इज इक्वल टू x है, ठीक है। सो रेडियस r के लिए आपकी क्या हो जाएगी, l प्लस x हो जाएगी रेडियस r, तो हम लिखेंगे सो रेडियस r जो होगी वो l प्लस x हो जाएगी। क्यों, क्योंकि वो बढ़ रही है ना, जो स्प्रिंग है वो तो बढ़ती है ना, ठीक है। तो यहाँ पर जो फोर्स लगेगा वो स्प्रिंग का फोर्स लगेगा, और ये स्प्रिंग का फोर्स जो होगा वो बराबर होगा आपके सेंट्रीपिटल फोर्स के, ठीक है। तो ऐसी सिचुएशन में हम क्या लिखेंगे, kx इज इक्वल टू m ओमेगा स्क्वायर l प्लस x, यही लिखेंगे, सेंट्रीपिटल फोर्स है। तो मैं एक एक करके कंडीशंस अगर देखूं, जब हमारा ओमेगा था यानी कि तब हमारे पास x1 होगा जो कि 1 सेंटीमीटर होगा, और ये हम कैसे कर सकते हैं कि k इंटू 1 इज इक्वल टू m ओमेगा स्क्वायर l प्लस 1, ठीक है। लेकिन जब हमारे पास उसने बोला डबल कर दिया है तो मेरा x2 निकलेगा जो कि कितना सेंटीमीटर दिया है भाई 5 सेंटीमीटर है, तो ये क्या हो जाएगा k इंटू 5 इज इक्वल टू
एम ओमेगा स्क्वायर क्या होगा 2 ओमेगा स्क्वायर का होगा, क्योंकि अब तो ये डबल हो चुका है, और यहाँ पर लेंथ क्या हो जाएगी l + 5 हो जाएगी, क्योंकि एक्सटेंशन तो 5 है। तो इसको सॉल्व करेंगे तो ये क्या हो जाएगा m × 4 ओमेगा स्क्वायर और ये l + 5। समझ गए बात को? अब हम डिवाइड करेंगे दोनों इक्वेशन को। तो मैं क्या करेंगे, डिवाइडिंग द टू इक्वेशंस, डिवाइडिंग द टू इक्वेशंस क्या हो जाएगा बताओ। नेक्स्ट पेज पे जा रही हूँ। इधर 5/1 था और इधर क्या था, इधर जब हम काटेंगे तो देखो m ओमेगा स्क्वायर कट जाएगा, तो बचा क्या, सिर्फ l + 1 बचेगा, ठीक है, और नीचे वाला क्या बचेगा, l + 5 बचेगा। अगर हम 5/1 कर रहे हैं, अगर मैं 5 वाला ऊपर लिख रही हूँ तो l + 5 करूंगी, ठीक है, और नीचे l + 1 4 टाइम्स करूंगी। क्लियर है ना, कोई दिक्कत? हाँ, तो इसे हम क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो ना सीधे सीधे, तो 5 टाइम्स ऑफ l + 1 = 4 टाइम्स ऑफ l + 5। इसको सॉल्व करके देखो क्या आ रहा है, इधर हो जाएगा 5l, इधर से आएगा -4l, इधर हो जाएगा आपका 20 और उधर जाएगा तो -5, तो ये हो जाएगा l = 15। ओरिजिनल लेंथ जो होगी इसकी 15 सेंटीमीटर होगी। क्लियर है? पार्टिकल इज रिलीज फ्रॉम वर्टिकल स्मूथ सर्कुलर ट्रैक, सेमी सर्कुलर ट्रैक। ये सेमी सर्कुलर ट्रैक है, पार्टिकल वहां से रिलीज किया गया, अब वो पॉइंट x पे जा रहा है, सो एज OX मेक्स एन एंगल थीटा फ्रॉम द वर्टिकल, ठीक है, थीटा एंगल बना रहा है। द नॉर्मल रिएक्शन ऑफ द ट्रैक ऑन द पार्टिकल वैनिशेस एट y पॉइंट पे आ रहा है, उसका जो रिएक्शन था वो वैनिश हो जाता है, वेयर OY मेक्स एन एंगल फाई विद द हॉरिजॉन्टल। देन sin फाई का जो रिलेशन है वो क्या होगा, फाई का थीटा के साथ रिलेशन पूछा है, बस और कुछ नहीं। क्लियर? ओके, सो इस क्वेश्चन को हम स्टार्ट कैसे करेंगे। मैं बोल रही हूँ कि जो इनिशियल एंगल x पर है वो अल्फा x है। लेट द इनिशियल एंगल आपका कहाँ पर, x पर, तो ये हो जाएगा अल्फा x, और ये दिया क्या है, थीटा री। क्लियर है ना? तो फॉर पॉइंट y के लिए क्या होगा, द एंगल फ्रॉम वर्टिकल इज आपका अल्फा y हो जाएगा बेटा, ठीक है। तो यहाँ पर गिवन क्या है, दे गिवन दैट, क्या गिवन है, जो फाई है आपका वो एंगल ऑफ OY है, एंगल ऑफ OY है कहाँ से, फ्रॉम द हॉरिजॉन्टल। क्लियर है, फ्रॉम द हॉरिजॉन्टल। क्लियर? तो हम कहेंगे भाई कि ये जो अल्फा y होगा वो 90 - 5 होगा कि नहीं, बताओ, होगा 90 - 5। अब जब ये 90 - 5 होगा और ये बोल रहा है कि जो नॉर्मल रिएक्शन n है वो 0 है, ठीक है, तो हम कहेंगे कि व्हेन द नॉर्मल रिएक्शन n जो है वो आपका 0 हो गया, तो सेंट्रीपिटल फोर्स क्या हो जाएगा, सेंट्रीपिटल फोर्स इज क्या होता है, सेंट्रीपिटल फोर्स प्रोवाइड करता है ना किसके लिए, आपके ग्रेविटेशनल वाले कंपोनेंट के लिए सेंटर की तरफ। सेंट्रीपिटल फोर्स क्या करेगा, सेंटर की तरफ करता है ना, जब भी आपका सर्कुलर मोशन होता है, तो यहाँ पे तो सेमी सर्कुलर है ही, ठीक है, तो मैं इस लाइन को लिख दे रही हूँ कि सेंट्रीपिटल फोर्स इज प्रोवाइडेड बाय कंपोनेंट, आपका कंपोनेंट ऑफ ग्रेविटी, ठीक है, ग्रेविटी टुवर्ड्स द सेंटर, टुवर्ड्स द सेंटर। क्लियर है ना? तो हम इसको क्या लिखेंगे कि mv² r, और इधर क्या हो जाएगा mg cos अल्फा बाई, ठीक है, तो इससे हम निकाल सकते हैं कि भैया v² जो होगा वो gr cos अल्फा y होगा कि नहीं। फ्रॉम एनर्जी हम कहेंगे रिलीज किया गया है रेस्ट से, सो रिलीज फ्रॉम रेस्ट एट आपका अल्फा y जो पॉइंट है वो है आपका थीटा, मान, ठीक है। तो मैं कहूँगी भैया v² जो होगा 2gr cos ऑफ अल्फा x माइनस कॉस ऑफ अल्फा y, ठीक है, अल्फा x और अल्फा y, क्योंकि हमने क्या किया है, हमने ऊपर वाला देखो रेस्ट से रिलीज किया है, क्लियर, अल्फा y को थीटा बोला है मैंने। अब हम क्या करेंगे, अब हम कहेंगे भैया इसको खोलो, इसको खोलने पर हमें क्या मिलेगा, खोलने पर हमें मिलेगा कि 2gr cos थीटा माइनस कॉस अल्फा y, ठीक है, ये जो आपका x है वो क्योंकि एनर्जी रिलीज करेगा तो थीटा x हो जाएगा, ये सॉरी ये x है, तो ये आपका थीटा हो जाएगा। एक ट्रिग्नोमेट्री में हम लोग रिलेशनशिप यूज़ करते हैं कि कॉस ऑफ अल्फा y जो होगा वो आपका क्या हो जाएगा, कॉस ऑफ 90 - 5 हो जाएगा, 90 - 5 हो जाएगा, और ये 90 - 5 = sin 5 हो जाएगा, ठीक है। अब हम इक्वेट करेंगे और हम देखेंगे एक चीज़ की, यहाँ वाली टर्म और जो पहले वाली v² वाली टर्म में क्या आ रहा है कि gr sin अल्फा फाई सॉरी = आपका हो जाएगा 2gr cos थीटा माइनस sin 5, ठीक है, और इससे हम ये जी काट देंगे, आर काट देंगे, बचा मेरे पास क्या, बचा मेरे पास sin फाई = अब ये वाले पॉइंट पे तो हम लोग यूज़ करेंगे, तो मेरे पास क्या बचा, sin फाई बचा, ठीक है, क्योंकि इस वाले sin फाई को हम इधर लाएंगे, तो sin फाई = 2/3 cos थीटा, ठीक है, sin फाई = क्या बता रहा है, दे आर सेइंग दैट कि अगर इफ़ अ बॉडी मूविंग इन अ सर्कुलर पाथ मेंटेन्स अ कांस्टेंट स्पीड, तो ये जो कांस्टेंट स्पीड है ये आपके सर्कुलर मोशन की है, ठीक है, ये कांस्टेंट स्पीड किसकी है, सर्कुलर मोशन की है, सर्कुलर मोशन की है, जो कि आपका 10 मीटर पर सेकेंड कह रहा है। ओके, देन विच ऑफ द फॉलोइंग करेक्टली डिस्क्राइब्स द रिलेशन बिटवीन एक्सेलरेशन एंड द रेडियस। एक्सेलरेशन और रेडियस के बारे में बोल रहा है, तो सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन क्या होता है, सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन क्या होता है बताओ, ये हो जाएगा अल्फा = v²/r, यानी कि 100/r, 100/r ही होगा। और देखो यहाँ पर डिक्रीजिंग, तो एक्सेलरेशन जो होगा वो डिक्रीज करेगा r एज 1/r से, ये तो कांस्टेंट वैल्यू है। तो ये कौन सी ग्राफ दे रहा है कि रेक्टेंगुलर हाइपरबोला जो कि एसिम्प्टोटिक होगा बॉक्स एक्सेस से ये एसिम्प्टोटिक होगा,
एसिम्प्टोटिक होगा और ये होगा किसका, रेक्टेंगुलर हाइपरबोला, रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। क्लियर है? मैं पढ़ा नहीं है। ओह कोई बात नहीं, रेक्टेंगुलर हाइपरबोला से, तो इसका जो ऑप्शन 2 है वो इस टाइप का होगा, डिक्रीजिंग वाला। क्लियर है? ये अगर हमें फोर्स दिया गया है और इस फोर्स से हमें पोटेंशियल एनर्जी निकालनी है यू, तो हम बेटा जी इंटीग्रेशन करते हैं फोर्स का किसके साथ, आर के साथ, मतलब लाइन इंटीग्रल के साथ। ठीक है, ये हमारे पास एक रूल है, और रूल क्या, फॉर्मूला ही है। एनर्जी को कैसे हम उसमें कन्वर्ट करेंगे, ऐसे ही तो कन्वर्ट कर सकते हैं, और कैसे कन्वर्ट करेंगे। ठीक है, अब देखिए ये क्वेश्चन क्या कह रहा है, डोंट वरी हम लोग सारे सॉल्व कर देंगे, आपको कॉन्फिडेंस आराम से डेवलप हो जाएगा अपने कोचिंग में। ठीक है, देखो अ पार्टिकल इज मूविंग इन अ सर्कल विथ रेडियस आर, ठीक, आर रेडियस से पार्टिकल सर्कल में घूम रही है। द एक्शन ऑफ फोर्स जो है वो क्या दिया है, F इजिकल टू अल्फा, मतलब जो फोर्स है वो हमारा अल्फा आर स्क्वायर है, विच इज डायरेक्टेड टुवर्ड द सेंटर ऑफ द सर्कल। मतलब सेंटर ऑफ द सर्कल जब बोल देता है बेटा, तो इसका मतलब ही क्या है कि वो सेंट्रीपिटल किस्म का है। द टोटल मैकेनिकल एनर्जी, ये तो हमें पता ही है कि मैकेनिकल एनर्जी जो होती है वो पोटेंशियल प्लस काइनेटिक होती है, ऑफ द पार्टिकल इज क्या होगा, टोटल काइनेटिक मैकेनिकल एनर्जी पूछा है। टेक पोटेंशियल एनर्जी जीरो फॉर आर इजिकल टू जीरो, मतलब आर इजिकल टू जीरो के लिए पोटेंशियल एनर्जी उसने पहले ही बोल दिया भाई जीरो होगा। क्लियर है ना क्वेश्चन? हाँ, अब चलो इसको सॉल्व करते हैं। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 4 है। ठीक है, कैसे सॉल्व करेंगे बेटा, देखो पहले मैं ये कहूँगी आपका कि फोर्स जो दिया हुआ है वो तो है क्या, वो है F इजिकल टू अल्फा आर स्क्वायर, और ये कहाँ पर है, टुवर्ड्स द सेंटर है, टुवर्ड्स द सेंटर है। क्लियर, तो मैं कहूँगी कि पोटेंशियल एनर्जी जो है आपकी वो है U ऑफ R इजिकल टू -0 से R तक F डी आर। क्लियर, और ये होगा आपका, हाँ ये आपका नेगेटिव होता है, जैसे कि आप ऐसा देखते हो ना कि इलेक्ट्रोस्टैटिक में जब हम इनफाइनाइट से लाते हैं तो जो पोटेंशियल होता है उसमें भी हम नेगेटिव टर्म में ही वो करते हैं, वर्क डन करेंगे इसको, यानी कि इनफाइनाइट से किसी एक पॉइंट पर लाने के में जो वर्क डन क्रिएट होता है वही पोटेंशियल होता है, वो नेगेटिव टाइम्स होता है। ठीक है, या आप उसमें भी पढ़ोगे कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड होता है वो नेगेटिव इंटीग्रल होगा। ठीक है, अब क्या हो जाएगा, इसका मतलब क्या हुआ कि ये आपका एफ डी आर हो गया। अब एफ डी आर यानी कि इसी का इंटीग्रल करना है, एफ हम यहाँ से पुट करेंगे अल्फा, लेकिन देखो जब हमारे पास ये आर सेम है तो मुझे वेरिएबल भीतर अलग रखना पड़ेगा कि नहीं, तो इसलिए मैंने आर डैश रख दिया और डी आर डैश रख दिया, सेम वेरिएबल नहीं हो सकते, याद रखना हमेशा, दीज आर द रूल्स। तो एफ क्या हो जाएगा, इसका मतलब अरे आपका यू ऑफ आर क्या हो जाएगा, माइनस अल्फा आर क्यूब बाई 3, ये तो हो गया मेरा यू ऑफ आर। लेकिन दिया क्या है, दिया ये है कि u इजिकल टू 0 एट आपका r इजिकल टू 0। क्लियर, अब इसे हम फिट करेंगे तो हम कहेंगे फॉर सर्कुलर मोशन, यहाँ पे मैं आपको एक पॉइंट नोट करवाऊंगी कि एम वी स्क्वायर बाई आर इजिकल टू अल्फा आर स्क्वायर हो गया, क्यों, क्योंकि सर्कुलर मोशन में आपके सेंटीमीटर फोर्स लगेगा बेटा, तो इसका मतलब ये क्या हो जाएगा 1/2 एम वी स्क्वायर इजिकल टू 1/2 अल्फा आर क्यूब, होगा कि नहीं, हो जाएगा। ये तो सेंटीमीटर फोर्स का फॉर्मूला है, और ये जो फोर्स हमें दिया हुआ है क्योंकि सर्कुलर मोशन कर रहा है, सर्कुलर मोशन में तो सेंटीमीटर फोर्स का आना जरूरी है। क्लियर है ना? हाँ, अरे 1/2 काइनेटिक एनर्जी है, 1/2 mv स्क्वायर काइनेटिक एनर्जी है। अच्छा, हमें गिवन है, ठीक है, अब नेक्स्ट करते हैं आगे। टोटल मैकेनिकल एनर्जी जो होती है वो होती है आपकी काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी। ठीक है, काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी, तो हम क्या कर सकते हैं भाई, हम इस चीज़ को ऐसे भी तो लिख सकते हैं कि 1/2 अल्फा आर क्यूब माइनस अल्फा आर क्यूब बाई 3 इजिकल टू क्या हो जाएगा, करो इसको, तो अल्फा आर क्यूब बाई 6। ठीक है, लेकिन ये कब आया आपका रिजल्ट, जब हमने इसको नेगेटिव माना। बट आपके जो ऑप्शंस हैं उसमें उसने क्या बोला है कि u जो है पॉजिटिव होगा फॉर इंक्रीजिंग r, u इजिकल टू जो पॉजिटिव होगा फॉर इंक्रीजिंग r, मतलब r जैसे जैसे बढ़ता जाएगा आपका u पॉजिटिव होगा, मतलब अगर मैं इसको 0 मानूँ तो जैसे जैसे वो बढ़ता जाएगा उसका u आपका पॉजिटिव होता जाएगा। ठीक है, ये आपके ऑप्शंस ने माना गया है। तो हम इसका रिजल्ट कैसे निकालेंगे फिर, तो हम इसका रिजल्ट ऐसे निकालेंगे बेटा जी कि आपका u ऑफ r जो होगा वो हो जाएगा पॉजिटिव टाइम्स ऑफ अल्फा आर क्यूब बाई 3। तो जब ऐसी कंडीशन आ गई तो मेरा e जो होगा, अब ये प्लस साइन में होता है ना, पोटेंशियल एनर्जी प्लस काइनेटिक एनर्जी, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा कि 1/2 अल्फा आर क्यूब प्लस अल्फा आर क्यूब बाई 3, इसका मतलब हो जाएगा 5/6 अल्फा आर क्यूब, क्या हो जाएगा टोटल मैकेनिकल एनर्जी। ठीक है, तो ऑप्शन 3 आ गया। अब देखिए, अ पार्टिकल ऑफ मास m इज मूविंग इन अ सर्कल टू फिक्स रेडियस r इन सच अ वे दैट इट इज सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन। देखो इसने पहले बोला है तो हमें सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन का यूज करना पड़ेगा। एट टाइम t is given by n square r t square where n is the constant. The power delivered by the particle by the force acting on it is, कैसे पावर निकालना है। अब जब उसे सेंटीपिटल एक्सेलरेशन दिया है तो हमें यूज़ करना ही पड़ेगा, हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं है।
ओके, तो इसको करेंगे कैसे देखिए, एक मिनट। क्वेश्चन नंबर 5। अब देखो पहले बात क्या किया है, उसने दिया हुआ है कि सेंट्रीपिटल जो एक्सीलरेशन है वो क्या है हमारा, बताओ। ए ऑफ सी ऑफ किसका, टाइम का फंक्शन है, तो ये हो जाएगा एन स्क्वायर आर टी स्क्वायर, राइट। इट इज़ ऑलरेडी गिवन। अब ये कहाँ पर है, इस ऐसे पार्टिकल का है जिसका मास m है और वो मूव कर रहा है कहाँ पर, सर्कल पर, जिसकी रेडियस फिक्स्ड है। फिक्स रेडियस क्या है, r है। अब देखो सेंट्रिपिकल एक्सेलरेशन को हम स्पीड v से कैसे रिलेट कर सकते हैं। सेंट्रिपिटल जो एक्सेलरेशन है आपका वो स्पीड v से कैसे रिलेट कर सकते हैं, कैसे रिलेट कर सकते हैं बेटा जी। AC जो होता है वो आपका v स्क्वायर बाई आर होगा, क्लियर है। तो यहाँ पे v स्क्वायर, इसका मतलब क्या हुआ कि v स्क्वायर बाई आर इसके बराबर हो गया। दिस इम्प्लॉयज दैट v स्क्वायर बाई आर इज इक्वल टू एन स्क्वायर आर टी स्क्वायर, राइट। तो इससे हम v स्क्वायर की वैल्यू क्या निकालेंगे, एन स्क्वायर आर स्क्वायर टी स्क्वायर, ठीक है। अब देखो हम जानते हैं कि अगर मैं इसका इंटीग्रेशन कर देती तो मेरे पास v की वैल्यू निकलती, v की वैल्यू निकलती, अंडर रूट निकाल देंगे ना इसका, तो v जो होगा वो t का फंक्शन होगा और क्या हो जाएगा, एन आर टी हो जाएगा, ठीक है। हम पॉजिटिव रूट्स ले रहे हैं, हम कैसा रूट्स ले रहे हैं, पॉजिटिव रूट्स ले रहे हैं, ओके। अब देखो टेंजेंशियल एक्सेलरेशन पर आओ, टेंजेंशियल करेंगे। अब हम करेंगे टेंजेंशियल एक्सेलरेशन। तो टेंजेंशियल एक्सेलरेशन यानी कि क्या हो जाएगा बताओ, ये हो जाएगा आपका dv बाई dt, क्योंकि ये तो जो है ये आपका लीनियर वाला है ना, ये तो आपका लीनियर है। तो अब देखो dv बाई dt करना है, मेरे पास v है, v की वैल्यू क्या है, ये है, तो हम टेंजेंशियल कैसे निकालेंगे, d बाई डी टी ऑफ योर एन आर टी, तो निकलेगा क्या, टी टी के रेस्पेक्ट में ही कर रहे हैं, यानी कि हमारे पास एन आर निकलेगा, निकलेगा कि नहीं। डिफरेंशिएट जब करेंगे तो हमारे पास क्या निकलेगा, एन आर निकलेगा, और ये एन आर क्या है, एक कांस्टेंट वैल्यू है, क्योंकि फिक्स रेडियस है, एन कांस्टेंट है, क्लियर है। तो अब हम कहेंगे कि जो टेंजेंशियल फोर्स जो है वर्क नहीं करेगा, क्लियर, ओनली द टेंजेंशियल फोर्स डजंट वर्क, और जो आपका सेंट्रीफ्यूगल फोर्स है वो परपेंडिकुलर टू वेलोसिटी होगा, क्योंकि ये तो कांस्टेंट हो गया ना, अपने को तो कोई जब चीज़ कांस्टेंट है तो क्या वेरी कर रही है क्या यहाँ पर, नहीं है। सो आई विल राइट ओनली टेंजेंशियल फोर्स, मतलब या तो हम टेंजेंशियल फोर्स ऐसे लिखे, डजंट वर्क, डजंट वर्क, ठीक है। और साथ में आपका जो सेंट्रीपिटल फोर्स होगा, सेंट्रीपिटल फोर्स होगा वो क्या होगा, परपेंडिकुलर टू वेलोसिटी होगा, परपेंडिकुलर टू वेलोसिटी होगा। तो इससे पावर क्या हो जाएगा, पावर हमारा एफ टी इंटू वी हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा, एम एन आर इंटू एन आर टी, यही तो अभी निकाले हैं, ये निकाले हैं, तो बस आंसर आ गया एम एन स्क्वायर आर स्क्वायर टी, ठीक है। देखिए क्वेश्चन नंबर 6 में क्या पूछा है, द पार्टिकल इज मूविंग इन अ सर्कुलर पाथ ऑफ रेडियस ए, उसका रेडियस बता दिया गया ए, अंडर द एक्शन ऑफ एन एट्रैक्टिव, ठीक। अब ये क्या कह रहा है कि कांस्टेंट स्पीड इसकी गिवन है, कांस्टेंट स्पीड जो है 10 मीटर पर सेकेंड है, क्लियर। अब अगर एंगुलर डिस्प्लेसमेंट देखूँ मैं, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, ठीक है, तो ये क्या है 60 डिग्री है, क्योंकि वो बोल रहा है कि ये सेंटर से 60 डिग्री बना रहा है। अब इसको हम रेडियंस में लिखे तो π/3 लिखेंगे, ठीक है। तो वेलोसिटी चेंज मैग्नीट्यूड क्या होगा, मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी चेंज क्या हो जाएगा बेटा जी, ये हो जाएगा आपका डेल्टा वी, और ये डेल्टा वी क्या हो जाएगा 2v साइन थीटा, थीटा में चेंजेस डेल्टा थीटा अपॉन 2, और ये डेल्टा थीटा अपॉन 2 जो है वो 60 डिग्री का चेंजेस है, यानी कि π/3 का है। तो जब हम इसको 2 से डिवाइड करेंगे 60 डिग्री को, तो ये मेरा 30 डिग्री आएगा, यानी कि साइन 30 लेंगे, समझ गए। तो 2 इंटू वी क्या है 10, और साइन तुम्हारा 30 डिग्री हो जाएगा। अब साइन 30 डिग्री जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा 220 इंटू साइन 30 डिग्री 1/2, यानी कि 0.5 लिख लो, तो ये क्या हो जाएगा 10 मीटर पर सेकेंड, क्लियर है। तो आपका देखिए क्वेश्चन नंबर 10 क्या कह रहा है, अ फ्लाई व्हील ऑफ इज एक्सेलरेटेड यूनिफॉर्मली फ्रॉम रेस्ट एंड रोटेट्स थ्रू 5 रैड इन द फर्स्ट सेकंड, ठीक है। 5 रैड वो फर्स्ट सेकंड में रोटेट कर रहा था, एंगल रोटेटेड बाय द फ्लाई व्हील इन द नेक्स्ट सेकंड विल बी, अब वो फर्स्ट सेकंड में तो ऐसे रोटेट कर रहा है, लेकिन पूछा क्या है कि वो सेकंड जो नेक्स्ट सेकंड होगा उसमें कैसा रोटेट करेगा,
ठीक है, तो कैसे रोटेट करेगा? अगर मैं एक यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन जो कि उसको ऑब्जर्व करूँ फ्रॉम रेस्ट से, तो फर्स्ट सेकंड में एंगुलर डिस्प्लेसमेंट क्या हो जाएगा? थीटा 1 हो जाएगा। और ये थीटा 1 किसके बराबर होगा? 1/2 अल्फा 1 स्क्वायर के, क्योंकि फर्स्ट सेकंड में है, तो यही हो जाएगा अल्फा बाई 2। और ये दिया कितना है? ये आपका दिया 5 है, तो इससे क्या मैं अल्फा नहीं निकाल सकती? 10 रैड पर सेकंड स्क्वायर निकाल सकती हूँ। ठीक है, अब हम एंगुलर वेलोसिटी पर जाएंगे। जब एंगुलर वेलोसिटी, इसका मतलब क्या हो जाएगा? एट आपका t इजिकल टू फर्स्ट सेकंड में, तो ये हो जाएगा आपका ओमेगा 1 इजिकल टू अल्फा t इजिकल टू 10 रैड पर सेकंड, 10 रैड पर सेकंड। क्लियर? अब आप आ जाओ नेक्स्ट सेकंड में, सेकंड डिस्प्लेसमेंट जो आपका पूछ रहा है वो क्या हो जाएगा? जो कि t इजिकल टू आपके 1 से लेके t इजिकल टू 2 सेकंड तक है। क्लियर? तो इसका मतलब थीटा 2 क्या हो जाएगा? ओमेगा 1 पहला वाला तो लेना ही है, साथ ही साथ हमारा ये दूसरा वाला भी तो अटैच होगा, ये भी अटैच होगा। तो 10 + 5 इजिकल टू क्या हो जाएगा? 15 रैड हो जाएगा। ठीक, तो जब ये 15 रैड के इसका मतलब हमारा कौन सा ऑप्शन सही है? आंसर जो होगा वो हमारा 15 रैड होगा, और ये ऑप्शन नंबर 2 है। क्वेश्चन नंबर 12 में क्या दिया? अ कॉइन प्लेस्ड ऑन अ रोटेटिंग टेबल जस्ट स्लिप्स व्हेन इट इज प्लेस्ड एट अ डिस्टेंस ऑफ 1 सेंटीमीटर फ्रॉम द सेंटर। मतलब जैसे ही उसको सेंटर से 1 सेंटीमीटर किया, वो गिर गया, स्लिप कर गया। इफ द एंगुलर वेलोसिटी ऑफ द टेबल इज हाफ, इट विल जस्ट स्लिप व्हेन इट इज प्लेस्ड एट अ डिस्टेंस डैश फ्रॉम द सेंटर। मतलब पहले जो था और दूसरे वाले पे जैसे ही उसका एंगुलर वेलोसिटी हाफ किया गया, तो उसकी कंडीशन क्या होगी? नया डिस्टेंस क्या बनेगा? ठीक है, तो नया डिस्टेंस क्या बनेगा? चलो कैलकुलेट करते हैं। ठीक, अब देखो मैक्सिमम हम कहेंगे कि भैया मैक्सिमम स्टैटिक फ्रिक्शन प्रोवाइड्स आपका सेंट्रीपिटल फोर्स। क्लियर? तो ये क्या हो जाएगा? म्यू mg उसका कोफिशिएंट इजिकल टू m ओमेगा स्क्वायर r मैक्स। ठीक, तो इससे हम r मैक्स निकालेंगे क्या? इजिकल टू म्यू g अपॉन ओमेगा स्क्वायर। ठीक, अब बोल रहा है कि ओमेगा को हाफ कर दिया है, तो इफ़ योर ओमेगा इजिकल टू हाफ, तो नया जो होगा वो ओमेगा डैश होगा, जो कि ओरिजिनल ओमेगा के हाफ होगा। तब हम आर मैक्स क्या निकालेंगे? आर डैश मैक्स निकलेगा। अब तो नया वाला निकलेगा, ये क्या हो जाएगा? म्यू जी अपॉन ओमेगा बाई 2 का होल स्क्वायर। तो ये क्या हो जाएगा? म्यू जी अपॉन ओमेगा स्क्वायर बाई 4, यानी कि हम 4 टाइम्स ऑफ म्यू जी अपॉन ओमेगा स्क्वायर, यानी कि हम कह सकते हैं कि भैया 4 टाइम्स ऑफ आर मैक्स। क्लियर? अब आप पहला ओरिजिनल आर मैक्स कितना था? ओरिजिनल आर मैक्स जो था वो हमारा 1 सेंटीमीटर था, इसलिए जो नया आपका आर मैक्स निकलेगा बेटा जी, वो क्या हो जाएगा? 4 × 1 यानी कि 4 सेंटीमीटर। क्लियर? 4 सेंटीमीटर। देखिए क्वेश्चन नंबर 13 क्या बोल रहा है? अ व्हीकल ऑफ मास 200 kg इज मूविंग अलोंग अ लेवल्ड कर्व रोड। अब देखो मैंने आपको अभी बोला था कि लेवल्ड कर्व यानी कि सारी चीज़ें आपके सेंटर पर खींचती हैं। पता है ऐसा का मतलब क्या होता है? कि गाड़ी जो है वो आपकी ऐसे चल रही है बेटा, लेवल कर्व पर चल रही है। ठीक है, जो गाड़ी का पहिया है वो आपका ऊपर चल रहा है, ऐसे नहीं चल रहा है, तो इसका मतलब यहाँ पे एक एंगल बनता है। यही चीज़ यहाँ पे बताई गई है। लेवल कर्व रोड ऑफ रेडियस 70 मीटर विद एंगुलर वेलोसिटी 0.2 रैड पर सेकेंड। द सेंटीपिटल फोर्स एक्टिंग ऑन द व्हीकल इज। अब व्हीकल पर सेंटीपिटल फोर्स क्या लगेगा? ठीक है, तो आज आप मुझे बताओगे होमवर्क में सेंटीपिटल फोर्स और सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, ये दोनों चीज़ें। चलो क्वेश्चन नंबर 13। क्लियर? अब बोल रहा है कि भैया सेंट्रीपिटल फोर्स जो है आपका, सेंट्रीपिटल फोर्स ये इक्वल टू F इजिकल टू m ओमेगा स्क्वायर r होता है। ठीक है, अब दिया क्या है? ओमेगा इजिकल टू 0.2 रैड पर सेकेंड, तो इससे हमें मिल जाएगा भैया कि ओमेगा स्क्वायर इजिकल टू 0.2 का होल स्क्वायर, यानी कि आप क्या बोलोगे? 0.04। ठीक है, तो ओमेगा स्क्वायर r क्या हो जाएगा? 0.04 इंटू 70 तो दिया हुआ है, इजिकल टू 2.8। क्लियर? तो नाउ आई कैन कैलकुलेट F इजिकल टू m इंटू ओमेगा स्क्वायर r इजिकल टू 200 इंटू 2.8, तो क्या हो जाएगा? 560 न्यूटन। ठीक है, तो ऑप्शन 1 होगा हमारा आंसर।